हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में आरपीएससी फर्स्ट ईयर जो हिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी में एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत में कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी आती है और 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ईयर हिस्ट्री से तैयारी करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में बात करते हैं। कमिंग ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो यूरोपीय देशों का भारत में आने का उद्देश्य क्या था? देखिए, यूरोपीय देश भारत में आए, क्यों आए, इसका उद्देश्य क्या था, इनको जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला उद्देश्य ये था कि भारत उस समय समृद्ध देश था विश्व में। भारत के मसाले की मांग जो थी वो यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। वस्त्रों की मांग ज़्यादा थी, रत्न की मांग ज़्यादा थी, और भारत में व्यापारिक अवसर तलाशना चाहते थे यूरोपीय कंपनियां। समुद्री मार्ग से पूर्वी व्यापार पर नियंत्रण करना चाहती थी यूरोपीय कंपनियां। तो दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला था भारत की समृद्धि, मसालों की डिमांड, वस्त्र की डिमांड, रत्न की डिमांड और व्यापारिक अवसर तलाशना। दूसरा था समुद्री मार्ग से पूर्वी व्यापार पर नियंत्रण रखना। इनका प्रमुख उद्देश्य था यूरोपीय कंपनियों का, और इसीलिए कहाँ आते हैं, भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले कौन आते हैं। सबसे पहले आए पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है सबसे पहले आए। तो इनका आगमन कब हुआ? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट केरल के तट पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कालीकट केरल के तट पर वास्को डी गामा पहुंचता है। कब? 1498 ईस्वी में। और इसने किससे सहायता प्राप्त की? तो जमूरिन, जो कालीगढ़ का राजा था, उससे व्यापार की अनुमति प्राप्त की और वहां पर ये व्यापार करने लगा। इसका पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र क्या था? गोवा। गोवा पर 1510 में इन्होंने कब्जा किया था। व्यापारिक केंद्र था। दीव, दमन और बसीन और हुगली इनके पुर्तगालियों के क्या थे? मुख्य केंद्र थे। महत्वपूर्ण शासक पुर्तगालियों का कौन सा रहा है? तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अफोंसो डी अल्बुकर्क जो है वो महत्वपूर्ण शासक रहा है पुर्तगालियों का, या कह सकते हो आप पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल रहा है। इसने गोवा पर विजय प्राप्त की थी 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों का योगदान क्या है? कैथोलिक मिशनरियों का इन्होंने यहाँ पर प्रचार प्रसार किया। कैथोलिक मिशनरियों ने मुद्रण कला की शुरुआत की, और लहराती तोप जो नेवल गन पाउडर जो है, लहराती तोप का जो आविष्कार है, वो पुर्तगालियों ने किया था। इनकी विशेषता क्या है? व्यापारिक केंद्र की स्थापना की इन्होंने, समुद्री शक्ति का विस्तार किया। तो पुर्तगालियों ने समुद्री शक्ति का विस्तार किया था, और भारत में सबसे पहले व्यापारिक केंद्र की जाति की थी, स्थापना की थी। तो ये पुर्तगालियों की विशेषता रही है। तो सबसे पहले कौन आया भारत में? सबसे पहले आया वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 में आया था। केरल के कालीकट तट पर आया था, और वहाँ का उस समय राजा कौन था? जमोरिन था। कौन था वहाँ का राजा? जमोरिन था। अब हम बात करते हैं उसके बाद कौन आता है? डच। उसके बाद डच आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1602 में। इनका मुख्य केंद्र क्या था? मसूलीपट्टनम और नागापट्टनम और कोचीन था इनका मुख्य केंद्र। कौन कौन से? मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम और कोचीन। और इन्होंने व्यापार किसका किया? मसाले, वस्त्र और अन्य वस्तुओं का व्यापार किया। भारत से निष्कासन कब होता है? अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में इनकी हार हो जाती है, और ये भारत से क्या हो जाते हैं? निष्कासित हो जाते हैं। भारत में इनका प्रभाव कम हो जाता है। अंततः ब्रिटिशों से पराजित होकर ये क्या हो जाते हैं? यहाँ से हट जाते हैं डच। तो ये किससे हार जाते हैं? अंग्रेजों से हार जाते हैं, ब्रिटिश लोगों से हार जाते हैं। अब हम बात करें अंग्रेजों के बारे में, बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में। उस समय की रानी थी क्वीन एलिजाबेथ द्वारा एक चार्टर निकाला जाता है, जिससे पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। देखिए, इनका प्रथम दूत कौन था? सर टॉमस रो। 1615 में जहांगीर के दरबार में आता है। प्रारंभिक केंद्र इनके कौन से हैं? सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। मद्रास जो है वो 1639 में इन्होंने अपना केंद्र बनाया। बॉम्बे को 1661 में, कलकत्ता को 1690 में। प्रमुख इन्होंने युद्ध लड़े अपने शासन की स्थापना में औपनिवेश बनाने के लिए। पहला युद्ध लड़ा प्लासी का, तो 1757 में नवाब सिराजुद्दौला को इन्होंने हराया। बक्सर के युद्ध में 1764 में इन्होंने बंगाल, अवध और मुगलों की संयुक्त सेना को हराया। नतीजा क्या हुआ? बंगाल की दीवानी प्राप्त होती है इन्हें, राजस्व वसूली का अधिकार मिल जाता है और अंग्रेजों को मिल जाता है।
और अंग्रेज जो हैं वो पूरी तरह से भारत में अपना शासन क्या कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं। तो पैर जमाए इन्होंने प्लासी के युद्ध के बाद और शासन स्थापित किया बक्सर के युद्ध के बाद। आगे हम बात करें फ्रांसीसी, उसके बाद कौन आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, फ्रेंच आते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इनका मुख्य केंद्र क्या होता है, पौंडीचेरी, चंदन नगर, माही और कराईकल। पौंडीचेरी, चंदन नगर, माही और कराईकल इनका प्रमुख केंद्र होता है। प्रमुख गवर्नर डुप्ले और लाम्बर्ट इनके प्रमुख गवर्नर रहे। तो डुप्ले जो है वो प्रसिद्ध गवर्नर रहा है। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच 3 कर्नाटक के युद्ध होते हैं। अंग्रेजों से ये अंतिम रूप से हार जाते हैं और भारत से इनका प्रभाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और अंत में जो है वो अंग्रेज अपने प्रभाव को भारत में जमाए रखते हैं और यही अंग्रेज भारत को क्या बना लेते हैं, अपना उपनिवेश बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अपना उपनिवेश बनाते हैं, अपना उपनिवेश स्थापित करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। देखिए 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी का मतलब होगा कि 1701 से और 1800 तक, 1800 ईस्वी तक का जो समय है वो 18वीं शताब्दी होगी। तो मुगल साम्राज्य का उस समय क्या हो रहा था, पतन हो रहा था। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। उसके बाद मुगल साम्राज्य क्या पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है और शासन को पाने के लिए उत्तराधिकारियों में क्या होता है, संघर्ष होता है। इनमें बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, ये जो थे उत्तराधिकारियों का संघर्ष होता है। और जो राजा बनते हैं, बहादुर शाह फर्स्ट है, फर्रुख सियर है, मोहम्मद शाह है, ये एक अयोग्य राजा थे और शासन करने में असमर्थ थे। केंद्रीय सत्ता कमजोर होती चली जाती है और प्रांतों की स्वतंत्रता बढ़ती चली जाती है और अलग अलग प्रांत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो मुगल साम्राज्य का क्या हो रहा था, उस समय पतन हो रहा था। दूसरा पॉइंट है कि स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। जैसे बंगाल राज्य की स्थापना हुई, मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान ने बंगाल राज्य की स्थापना की। अवध की स्थापना सआदत खान ने की। हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क ने की। ये राज्य नाम मात्र के अधीन थे, वास्तव में ये क्या थे, स्वतंत्र थे। बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे नवाब स्वतंत्र हो जाते हैं। मराठों और जाटों, सिखों का क्या होता है, उदय होता है और ये लगातार मुगलों से क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात थी राजनीतिक स्थिति में शक्ति संघर्ष। मराठों, जाटों और सिखों का राजनीतिक उदय होता है। बार बार विदेशी आक्रमण होते हैं। नादिर शाह 1739 में आक्रमण करता है। अहमद शाह अब्दाली 1761 में आक्रमण करता है और पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। प्लासी और बक्सर के बाद अंग्रेजों की राजनीतिक दखल आ जाती है और पूरी तरह से जो मुगल शासन है 1858 में जाकर क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से शक्ति संघर्ष चलता रहता है। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि 18वीं शताब्दी में राजनीतिक रूप से मुगल शासन जो है वो कमजोर पड़ जाता है और नए राज्यों की क्या होती है, स्थापना होती है, स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होती है। अब हम बात करें सामाजिक स्थिति के बारे में, बात करें सोशल कंडीशन इन 18th सेंचुरी इन इंडिया। तो जाति प्रथा और सामाजिक ढांचे के बारे में बात करें तो कठोर जाति व्यवस्था उस समय विद्यमान थी। ऊंच नीच का भेदभाव था और ब्राह्मणों और उच्च जातियों के लोगों का वर्चस्व था। देखिए बड़ी जाति के लोग थे और ब्राह्मणों का क्या था, उस समय वर्चस्व था। निम्न जातियों की स्थिति बहुत दयनीय थी। तो 18वीं शताब्दी में निम्न जाति के जो लोग थे बहुत दयनीय स्थिति में थे, बहुत परेशान स्थिति में थे। महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें तो महिलाओं को, स्त्रियों की शिक्षा नगण्य थी। बहुत कम पढ़ी लिखी महिलाएं थीं। बाल विवाह प्रचलन में था। सती प्रथा प्रचलन में थी। पर्दा प्रथा प्रचलित थी। विधवाओं की स्थिति अत्यंत दुखद थी, यानी समाज में विधवाओं को एक अच्छा स्थान नहीं दिया जाता था। शिक्षा और संस्कृति के बारे में बात करें तो पारंपरिक पाठशालाएं थीं, मदरसे थे। ज्योतिष, व्याकरण और पठन पाठन सीमित था। वैज्ञानिक सोच और आधुनिकता का क्या था, अभाव था। तो शिक्षा पारंपरिक पाठशालाओं के माध्यम से और मदरसों के माध्यम से। पाठशालाओं में तो हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती थी, मदरसों में मुस्लिम धर्म की। ज्योतिष, व्याकरण और पठन पाठन जो है, ज्योतिष के बारे में सिखाया जाता था, व्याकरण के बारे में, और पढ़ना और पढ़ाना सिखाया जाता था। वैज्ञानिक सोच और आधुनिकता का क्या था, अभाव था। वैज्ञानिक सोच और आधुनिकता जो है वो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। अगर हम धर्म एवं समाज के बारे में बात करें तो धर्म की आड़ में कर्मकांड और अंधविश्वास प्रचलित थे। तो धर्म जो था वो पूरी तरह से अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया था। अंधविश्वास धर्म में बहुत ज़्यादा था और कर्मकांड प्रचलित थे। मुस्लिम हिंदू समाज में अंतर था पर सांप्रदायिक संघर्ष जो था वो नगण्य के बराबर था। यानी कि हिंदू और मुस्लिमों में लड़ाई नहीं होती थी, वो एक दूसरे से एकता मिलजुल कर रहते थे। अब हम बात करें आर्थिक स्थिति के बारे में। 18वीं शताब्दी में आर्थिक स्थिति कैसी थी। कृषि के बारे में बात करें तो कृषि उत्पादकता में कमी थी।
सिंचाई साधनों का अभाव था। तो खेती की जो उत्पादकता थी वो कम थी। अधिकांश जनसंख्या खेती पर ही निर्भर थी, लेकिन पैदावार कम होती थी। कृषि प्रमुख आय का स्रोत थी। वर्षा पर निर्भरता थी कृषि की, और सिंचाई के साधनों की क्या थी, कमी थी। 18वीं शताब्दी में किसान भारी करों से पीड़ित था। अंग्रेजों ने बहुत सारा कर लगा दिया, जमींदारों ने बहुत सारा कर लगा दिया, तो किसान बहुत ज़्यादा टैक्स देता था। तो किसान जो थे वो पीड़ित थे, और लगातार किसान गरीब होता जा रहा था। व्यापार और कुटीर उद्योग के बारे में बात करें तो वस्त्र उद्योग, विशेषकर बंगाल में धातु शिल्प, बंगाल में तो वस्त्र उद्योग विकसित था, और धातु शिल्प और मिट्टी कला जो है उस समय प्रचलित थी। हस्तशिल्प की विदेशी मांग थी, लेकिन यूरोपीय लूट की से उद्योग क्या है, पतन की ओर चला गया। तो यूरोपीय देशों ने अपनी उन नीतियों को यहाँ भारत में स्थापित किया, जिसके कारण जो है हमारा जो उद्योग है वो धीरे धीरे क्या होता चला जाता है, पतन की ओर चला जाता है। अब हम बात करें व्यापार में विदेशी दखल के बारे में बात करें तो यूरोपियों को व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। अंग्रेजों द्वारा स्थानीय व्यापारियों को उत्पीड़न किया जा रहा था, और यूरोपीय लोगों को व्यापार के लिए विशेष सुविधाएं दी जा रही थी। तो हमारा जो व्यापार था, यानी भारतीय व्यापार था, वह क्या है, कमज़ोर पड़ता गया, डाउन चला गया, और जो अंग्रेज़ों का जो व्यापार था वो हमेशा अप होता गया। संपत्ति की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी रॉबर्ट क्लाइव जैसे अधिकारी निजी लाभ के लिए धन बाहर ले गए। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपने निजी लाभ के लिए भारतीय धन को क्या है, बाहर भेजा था, ब्रिटेन भेजा था। ब्रिटिश कंपनी को कर मुक्त व्यापार से भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची। ब्रिटिश कंपनी ना तो कोई टैक्स देती, उल्टे बदले भारत से ही क्या लेती थी, वो टैक्स लेती थी। तो इस तरह से हमारा जो धन था वो क्या है, भारत से ब्रिटेन जा रहा था, धन निष्कासित हो रहा था। और देखिए धन निष्कासन का सिद्धांत पूछा जाता है। धन निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। दादा भाई नौरोजी ने दिया धन निष्कासन का सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। आगे हम बात करें, देखिए शिल्प और कुटीर उद्योग के बारे में बात करें। शिल्प और कुटीर उद्योग में हथकरघा, वस्त्र उद्योग और धातु कार्य किया जाता था, लेकिन विदेशी व्यापार की लूट से ये जो शिल्प और कुटीर उद्योग था वो भी क्या चला गया, डाउनफॉल में चला गया। व्यापार और कर व्यवस्था के बारे में बात करें तो भारी कर प्रणाली और भ्रष्ट अधिकारी के माध्यम से व्यापार जो है वो घाटे में चलता गया, और आम जनता पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया। यूरोपियों द्वारा व्यापारिक विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया गया, और भारतीय व्यापार जो था वो डाउनफॉल में चला गया। कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि भाई अंग्रेजों के आने के बाद भारत का विनाश ही विनाश हुआ था, कोई भी अच्छा कार्य नहीं हुआ था। आर्थिक शोषण, विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय व्यापारियों का शोषण किया जाता था। भारत से संपदा की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ की शुरुआत हुई। और धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ये अभी हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करें भारत में यूरोपियों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। भाई भारत में यूरोपीय कंपनियों के बीच आपसी लड़ाई और संघर्ष कब कब हुआ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच दक्षिण भारत में जो युद्ध हुए वे कर्नाटक युद्ध कहलाते हैं। कुल कितने युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए। पहला कर्नाटक युद्ध होता है 1740 से 1748 में, 1740 से 1748 में। इसकी मुख्य विचारधारा कहाँ से थी, ऑस्ट्रिया से थी। ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध कहा जाता है इसको। मुख्य युद्ध सेंट थॉमस मद्रास के निकट होता है। परिणाम 1748 में एक्स ला चैप संधि होती है, और मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया जाता है। तो इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। तो एक्स ला चैप जो है, चैपल या चैप जो है संधि होती है प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में होता है। अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को समर्थन दिया, और फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब को समर्थन दिया। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर के नेतृत्व में फ्रांसीसी आगे बढ़े। क्लाइव ने अर्काट पर आक्रमण किया, और अंग्रेज अंतिम रूप से क्या हुए, विजय हुए। इसमें डुप्ले की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। तीसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है वह होता है
1756 से 1763 में फ्रांसीसी जनरल काउंट डी लाली और अंग्रेज जनरल सर आयर कूट आमने सामने लड़ाई करते हैं। ये निर्णायक युद्ध माना जाता है। बांडीवास का युद्ध, जिसमें 1760 में बांडीवास का युद्ध होता है, फ्रांसीसी इसमें अंतिम रूप से हार जाते हैं और फ्रांसों की जो है पूरी तरह से जो सत्ता है वो क्या है यहाँ से हट जाती है। और पेरिस की संधि होती है 1763 में, फ्रांसीसियों का राजनीतिक अंत हो जाता है पेरिस की संधियों के बाद। इसकी संधियों के बाद, पेरिस की संधियों के बाद। तो पहले युद्ध में एक्सला शापेन संधि होती है और तीसरे युद्ध में पेरिस की संधि होती है। तीसरे युद्ध में कौन सी संधि होती है? पेरिस की संधि होती है। तो फ्रांसीसी का जो वर्चस्व है भारत में पूरी तरह से इस युद्ध के बाद समाप्त हो जाता है। अब हम बात करें भारत में अंग्रेजों ने राजनीतिक व प्रशासनिक विस्तार के नियम कैसे रखे। देखिए, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में अंग्रेजों बनाम बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। बंगाल का नवाब क्या है? हार जाता है। परिणाम क्या निकलता है? बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू हो जाता है प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद। तो प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद राजनीतिक हस्तक्षेप की क्या होती है? शुरुआत होती है। फिर अगला युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर 1764 ईस्वी में। शुजाउद्दौला अवध का नवाब, शाह आलम द्वितीय मुगल शासक और मीर कासिम जो है वो मिलकर युद्ध लड़ते हैं और अंग्रेज जो है वो इसमें निर्णायक रूप से विजयी हो जाते हैं। और इस युद्ध में हार के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल जाता है। इसका अधिकार मिल जाता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहाँ पर कंपनी जो है वो भारत में पूरी तरह से शासन स्थापित करती है। शासन स्थापित करती है ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला है 18वीं सदी के भारत में बौद्धिक और सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी। तो 18वीं सदी में शिक्षा का पतन हो चुका था। पारंपरिक गुरुकुल और मदरसे सीमित हो गए थे। व्यावहारिक और वैज्ञानिक शिक्षा का क्या था? अभाव था। तो शिक्षा का जो है वो पतन हो चुका था 18वीं शताब्दी में। साहित्य और कला के बारे में बात करें तो हिंदी, उर्दू, फारसी में साहित्य लेखन जारी रहा। चित्रकला में मुगल परंपरा का ह्रास होता है, कमी आती है। क्षेत्रीय शैली, राजस्थानी और पहाड़ी शैली का क्या होता है? विकास होता है। धार्मिक परिदृश्य के बारे में बात करें तो भक्ति आंदोलन की समाप्ति के बाद समाज पुनः कर्मकांडों की ओर चला जाता है। तो 18वीं शताब्दी में दोबारा से अंधविश्वास और कर्मकांडों का वर्चस्व बढ़ जाता है और सूफी और संत परंपरा अब कमजोर पड़ने लग जाती है। भारत के कुटीर उद्योगों का यूरोपीय प्रभाव क्या पड़ा? हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश हो जाता है। बंगाल का वस्त्र उद्योग, मुस्लिन और सिल्क जो उद्योग था विश्व प्रसिद्ध था। ये अंग्रेजों ने सस्ते ब्रिटिश वस्त्र भारत में बेचे और भारतीय उत्पादों पर भारी टैक्स लगाया, जिसके कारण हस्तशिल्प उद्योग जो है वो घाटे में चला जाता है। तो अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं हमारे जो उद्योग हैं उनको हमेशा नुकसान ही पहुंचाया है। अब हम बात करें कंपनी का व्यापारिक शोषण। देखिए, ड्यूटी फ्री व्यापार, कंपनी कोई भी टैक्स नहीं देती थी लेकिन भारतीय व्यापारियों को टैक्स देना पड़ता था। तो उसके कारण भारतीय व्यापारियों की स्थिति क्या हो गई? कमजोर होती चली गई। अधिकारियों का निजी व्यापार, प्राइवेट ट्रेड होता है। भ्रष्टाचार और शोषण के विरुद्ध, तो भ्रष्टाचार और शोषण के विरुद्ध जो अधिकारी होते हैं वो निजी व्यापार करते हैं और भ्रष्टाचार और शोषण जो है इनका बढ़ता चला जाता है। तो निजी व्यापार से यानी प्राइवेट ट्रेड से भ्रष्टाचार बढ़ता है कंपनी में और शोषण भी इनका बढ़ता चला जाता है। 18वीं सदी की कमजोरियों का अंग्रेजों ने कैसे लाभ उठाया? देखिए, भारतीय स्थिति कैसी थी? मुगलों का पतन हो रहा था। क्षेत्रीय संघर्ष यानी कि राजा अपने आपस में भिड़ रहे थे। सामाजिक कुरीतियां व्याप्त थी। आर्थिक संकट भारत में व्याप्त था और शिक्षा का उस समय अभाव था। मुगलों का पतन होने पर नवाब को एक दूसरे से लड़वाया अंग्रेजों ने और क्षेत्रीय संघर्ष में बांटो और राज करो की नीति का अनुसरण किया। सामाजिक कुरीतियों के सुधार की आड़ में इन्होंने धर्म पर हस्तक्षेप किया और आर्थिक संकट में व्यापारिक विशेषाधिकार इन्होंने प्राप्त किए और दीवानी ले ली। शिक्षा का अभाव भारतीयों को गुलाम मानसिकता में ढाला। अंग्रेजों ने भारतीयों को अपनी गुलाम मानसिकता में इन्होंने ढाला था। आगे हम बात करें तो ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी भारत से संपदा की निकासी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब धन निष्कासन का सिद्धांत करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से बिना किसी प्रतिफल के विदेशी अंग्रेज भारत से संपत्ति को बाहर ले जाते थे। इसका प्रारंभ कब होता है? 1757 के प्लासी युद्ध से। रॉबर्ट क्लाइव व अन्य अधिकारी अपार धन लेकर इंग्लैंड भेजते रहे। परिणाम क्या हुआ? भारत में निवेश नहीं हुआ। उद्योग, कृषि और व्यापार में लगातार भारतीय उद्योग, कृषि और व्यापार में लगातार गिरावट होती रही।
कुछ संबंधित घटनाओं के बारे में बात करें तो 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के तट पर आया, भारत में आया। 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1615 में थॉमस रोज जहांगीर के दरबार में आया। कब आया? जहांगीर के दरबार में आया, दरबार में आया। और 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। 1765 में अंग्रेजों को इलाहाबाद संधि के माध्यम से दीवानी अधिकार प्राप्त होते हैं, तो राजनीतिक और दीवानी अधिकार दोनों प्राप्त हो जाते हैं 1765 में। 1767 से 1799 तक मैसूर युद्ध चलता है। 1760 में बांडीवास का युद्ध होता है, फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हो जाती है और फ्रांसीसियों की सत्ता जो है भारत से पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब देखिए, हम निष्कर्ष के रूप में बात करें तो 18वीं सदी का भारत एक राजनीतिक रूप से खंडित, सामाजिक रूप से जड़ और आर्थिक रूप से कमजोर राष्ट्र था। तो देखिए, 18वीं सदी का जो भारत था उसमें न तो अच्छी राजनीति थी, ना ही अच्छा समाज था और ना ही अच्छी आर्थिक स्थिति थी। अंग्रेजों ने इतना बुरा प्रभाव डाला था। यही कारण रहा कि यूरोपीय शक्तियां भारत में अपना प्रभाव, साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुई। विशेषकर अंग्रेजों ने भारत की आंतरिक कमजोरियों का लाभ उठाकर धीरे धीरे शासन की क्या रखी, नींव रखी। 18वीं सदी का भारत राजनीतिक विघटन, सामाजिक कुरीतियों और आर्थिक शोषण से ग्रस्त था। भारत की यह कमजोरी यूरोपीय शक्तियों, विशेषकर अंग्रेजों के लिए अवसर का द्वार बन गई और अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने से आए, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया, जो आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य का क्या बना, आधार बना। तो इस तरह से भारत को अंत में अंग्रेजों ने क्या बना लिया, उपनिवेश बना लिया और संपूर्ण रूप से अंग्रेज जो है राज करने लग जाते हैं और लगातार 200 वर्षों तक ये राज करते रहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस चैप्टर को समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और हमने इस चैप्टर को एक फास्टली रिवीजन किया। जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ईयर हिस्ट्री विषय से तैयारी करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, धन्यवाद।